नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर बातचीत की गई। बैठक में पीएम मोदी ने गांव में घर घर जाकर सर्वे और टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आवश्यक उपकरणों के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने की बात भी कही। पीएम मोदी ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल न होने की खबरों को गंभीरता से लिया और उस पर नाराजगी जताई। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैठक में अधिकारियों की तरफ से राज्य और जिला स्तर की स्थिति, परीक्षण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, टीकाकरण रोडमैप पर विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य संक्रमण दर वाले इलाकों में कोविड-19 की जांच बढ़ाए जाने की जरूरत। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण योजना तैयार की जाए, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रावधान भी शामिल हो। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण का पीक लगभग निकल चुका है। इसके संकेत अब और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बीते 7 दिनों से नए मामले और जांच संक्रमण दर में लगातार आई कमी। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,26,000 से ज्यादा मामले आए सामने, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा कि जो कहता था गंगा ने बुलाया, उसने ही आज गंगा को रुलाया। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह कमर कस ली है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम दिल्ली में सबसे पहले ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन बैंक बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम होम आइसोलेट में रह रहे मरीजों के लिए घर में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि हरियाणा में ब्लैक फंगस को नोटिफाई घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर्स ब्लैक फंगस को केस सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान नेता डॉक्टर नहीं है। कोरोना को लेकर डॉक्टर्स को दी गई सलाह सभी को माननी है। किसानों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और टेस्ट भी करवानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने किसानों से अपील की कि वो सामाजिक जिम्मेदारी समझकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन लगाएं, ताकि किसान और उनका परिवार सुरक्षित रहे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, इन्हीं लोगों ने कभी बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का विरोध किया था। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कोरोना प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ता मरीजों और उनके परिवारों के लिए खाने की व्यवस्था भी करेंगे। उद्योगों को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। प्रवासी मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। 22% से घटकर 19% हुई देश में संक्रमण दर। हरियाणा, दिल्ली समेत 5 राज्यों में सुधर रहे हालात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, साथ ही 24 राज्यों में 15% से ज्यादा संक्रमण दर। सोनीपत में कॉल सेंटर के जरिए प्रशासन लोगों की समस्या दूर करने में जुटा हुआ है। कोरोना को लेकर जा रही समस्या को लेकर लोग हेल्पलाइन सेंटर की मदद ले रहे हैं।
जिला उपायुक्त ने बताया कि बनाए गए हेल्पलाइन सेंटर पर काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और रोजाना काफी कॉल्स भी आ रहे हैं। जिला प्रशासन की नियुक्ति की गई टीम लोगों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। घर पर रह रहे लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा दी जा रही है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 315 गांव की पंचायत में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है, जिनमें ग्राम सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं। हॉस्पिटल से जुड़े हुए संसाधनों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संस्थान बैंक बनाया जाकर प्रावधान भी किया गया है। आने वाले 4 से 5 दिनों में सभी सुविधाओं को शुरू कर दिया जाएगा। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 150 बेड ऑक्सीजन के हैं और 50 बेड और बढ़ाए जाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। आपातकालीन कक्ष में भी 30 बेड ऑक्सीजन के लिए बनाए गए हैं। सोनीपत के सिविल अस्पताल में 200 बेड की व्यवस्था और जहां सिविल हॉस्पिटल में 150 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कराई गई है और 50 बेड नॉन कोविड मरीजों के लिए रखे गए हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हर पेशेंट के लिए खाने की मुफ्त में व्यवस्था है। हॉस्पिटल में तीनों वक्त का खाना और फल रसोई भी मुहैया करा रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवा में निःशुल्क है। सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक की मौजूदगी में सिविल अस्पताल में समाज सेवी वीरेंद्र ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही 4 फिलिंग मशीन, 100 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर प्रशासन को दिए। सांसद रमेश कौशिक ने समाज सेवी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही हम कोरोना की लड़ाई को आसानी से जीत पाए हैं। पूरा समाज आपका योगदान दे रहा है। जिला उपायुक्त ने लोगों से सहयोग की अपील की। कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में तभी जीत सकते हैं जब जिले का हर नागरिक प्रशासन का साथ दे। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सिरसा में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ने लगी। बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब एनआरआई लोग भी आगे आने लगे हैं। एनआरआई की कंपनी ने सिरसा में 500 एमटी ऑक्सीजन प्रतिदिन पैदा करने वाला प्लांट लगाने का फैसला लिया। प्लांट वातावरण की हवा को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में बदलेगा। इसी को लेकर एनआरआई की कंपनी के 2 सदस्यों ने सिरसा के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त प्रदीप कुमार और सिविल सर्जन मुनीश भी मौजूद रहे। कंपनी सदस्यों ने नागरिक अस्पताल में जगह पर चयन किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उपायुक्त ने बताया कि सिरसा और एलनाबाद के लिए जगह दिखाई गई थी। कंपनी अधिकारियों ने नागरिक अस्पताल में जगह का चयन कर लिया है। अगले 10 दिन में काम शुरू कर दिया जाएगा। वातावरण से प्लांट में ऑक्सीजन तैयार होगा और सेंट्रल पाइप से मरीजों तक पहुंचेगा। प्लांट लगने से 70 से 80 मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। मंडी में सैकड़ों लोग रोज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाकर पहुंच रहे हैं। सब्जी मंडी में भीड़ में नियंत्रण के लिए न तो कोई इंतजाम है और न ही कोई रोक टोक, जबकि जिला उपायुक्त का कहना है कि मंडी में बगैर चेकिंग के किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। जिला उपायुक्त ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यहां तक कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रशासन सब्जी मंडी की आढ़तियों और विक्रेताओं को आसपास जारी किए जाने के बाद भी सोच रहा है। आज फिर गेहूं की खरीद होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आदेश दिए, गेट पास कटे बिना ही अनाज मंडी में रखी गेहूं को खरीद सकेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि अनाज मंडी में रखे अपने गेहूं को किसान बेच सकेंगे। अधिकारी वेरीफाई करके ही गेहूं खरीदेगा। सिरसा जिले की 8 मंडियों में सामान्य खरीदी होगी। किसान घर से गेहूं लाकर मंडी में बेच सकेंगे। बाकी हरियाणा की मंडियों में वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। कैथल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की गई। जिले में 3 मंडियों में गेहूं की खरीदी की जा रही है। मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि एक-एक दाना खरीदा जाएगा। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के गांव यारी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जेजेपी विधायक रामकरण काला का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में फैक्ट्री मालिक परिसर में ही ट्यूबवेल लगाकर केमिकल डालकर पानी को दूषित कर रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि केमिकल के कारण इलाके में पानी इतना दूषित हो जाएगा कि पीने लायक नहीं बचेगा। विधायक दोनों पक्षों से बातचीत करने गांव आए थे। विरोध इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने विधायक को धक्के मारे और मौके पर मौजूद पुलिस ने मशक्कत के बाद विधायक को ग्रामीणों के बीच से निकालकर गाड़ी में बैठाया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रकाशोत्सव प्रेरणा एवं सेवा दिवस के मनाया गया। गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से एक एम्बुलेंस और कोविड के इलाज के संबंधित अन्य सामग्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को सौंपी गई। अमेरिका से ज्ञानानंद महाराज के अनुयायियों ने भेजे 25 कंटेनर। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, योग गुरु स्वामी रामदेव और महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में संकट है और पूरा देश संकट से जूझ रहा है। ऐसे में तमाम सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रही है और इसी कड़ी में गीता ज्ञान संस्थान ने भी एम्बुलेंस और मास्क और सैनिटाइजर और पीपीई किट दिए और सुविधाएं दी। स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि गीता ज्ञान संस्थानम में एम्बुलेंस और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला सामान सरकार को दिया। रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी में डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर आढ़तियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। खरीदारी करने वाले रेड़ती और दुकान संचालकों के पास जारी कर दिए गए हैं। रविवार को मंडी बंद रहेगी और सोमवार से कपास मंडी में सब्जी और फलों की खरीदी सुचारू रूप से जारी रहेगी। जिन खरीदारों को पास नहीं जारी किए गए उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात की गई। मंडी में फल और सब्जी खरीदने के लिए प्रति घंटे के हिसाब से पास जारी किए गए हैं। 1 घंटे में मंडी के भीतर केवल 80 लोगों को खरीदारी के लिए एंट्री मिलेगी। लॉकडाउन की सख्ती के पालन करने के लिए डीएसपी आर्यन खुद फील्ड से पर उतरे और शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। शहर के परशुराम चौक पर आने वाले वाहनों की चेकिंग भी की। बेवजह घूम रहे लोगों को लताड़ भी लगाई और चालान भी काटे। इस दौरान पुलिस ने वाहनों को रोककर उनसे बाहर निकलने की वजह पूछी। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान दोबारा से बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसान खाली हाथ नहीं बल्कि अपने साथ गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। गोहाना से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और अपने साथ गेहूं और अन्य सामग्री लेकर दिल्ली धरने पर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि बेशक राज्य सरकार कितने भी केस दर्ज कर किसानों पर ले, लेकिन वो घबराएंगे नहीं और न ही वो पीछे हटेंगे। कोरोना ने करनाल जेल को जकड़ लिया है। शुक्रवार शाम को शनिवार तक जेल में 70 से ज्यादा मामले सामने आए। जेल में कुल 232 हवालती कैदी संक्रमित हुए। कोरोना संक्रमित अलग बैरक में रखा गया है, जिनकी देखरेख स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। करनाल के कस्बा निगड़ू में 16 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग मानसिक रूप से परेशान था। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर परेशान करने का आरोप लगे थे। 10 मई को उन्हें जेल भेज दिया गया था। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी टीचर्स को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। ये मांग जायज है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखा गया है। कैथल के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को 10 मई को अपहरण कर लिया गया था और फिर मंदिर के पास फेंक कर चले गए थे। परिजनों ने गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पीड़ित ने आरोपियों के नाम पुलिस को बता दिए हैं। लड़कियां कहना है कि बेहोश होने के चलते उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। रेवाड़ी के गांव बंगरवा में पंचायती रास्ते को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते गांव में कुछ दबंगों ने गांव के रहने वाले पिता पुत्र को लाठी डंडों से
पीटा और लहूलुहान कर दिया। कोरोना महामारी के चलते सोनीपत में रोडवेज विभाग लगातार घाटे में चल रहा है। रोडवेज की बसें कम इनकम के साथ ही सिर्फ कुछ ही रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज जीएम ने बताया कि पहले सोनीपत डिपो में 14 से 15 लाख रुपए रोजाना हिसार के कैश में पहुंचता था, लेकिन कोविड के चलते आंकड़े में काफी कमी आई है। सोनीपत रोडवेज घाटे में चल रहा है। फतेहाबाद में ग्रामीण इलाकों में लगातार फैल रहा कोरोना। अधिकारियों ने गांव में बनाए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। फतेहाबाद डीसी और एसपी ने दर्जन भर गांव का दौरा किया और आइसोलेशन वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने वालों को यहीं पर आइसोलेट किया जाएगा। डीसी ने कहा कि जिन इलाकों में कमियां पाई जा रही है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। गांव में अलग अलग टीमें बनाई गई जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। रोहतक की फतेहपुरी कॉलोनी में 3 बदमाशों ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की। युवक पर फायरिंग भी किया गया। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। हमला करने वाले बदमाशों में 2 बदमाश बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता हैं और लॉकडाउन के चलते फिलहाल पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोनीपत में कोरोना असर अब अस्थियों पर भी पड़ने लगा है। लोग अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं कर पा रहे। कई दर्जन अस्थियां लॉकडाउन के चलते इंतजार में हैं। शिव मुक्तिधाम में बने लॉकर में 28 अस्थियां हैं। परिजनों ने अस्थियां यहां आकर रख दी। अगर कोई अस्थियां लेने के लिए नहीं आएगा तो शिव मुक्तिधाम की तरफ से अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सिरसा में टीकाकरण अभियान। जिले में 32 सेंटर चलाए जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी को देखते हुए 18+ आयु वर्ग के लिए सिर्फ 2 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सिरसा के लिए 6000 वैक्सीन की डोज एलोकेट हुई है, जो कि अगले करीब 2 दिनों में आने की संभावना है। इसके बाद 18+ के लोगों को और केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी। सिरसा में एक ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए मरीज भटकने को मजबूर है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए बेड तक व्यवस्था नहीं की गई। मरीज चारपाई पर अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। वहीं इमरजेंसी के एक बेड पर 2 मरीज का उपचार किया जा रहा है। सही व्यवस्था न होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। ऑक्सीजन लगे मरीज और उनके परिजनों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही। अंबाला में लॉकडाउन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। अंबाला में लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकारी आदेशों की विपरीत गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल रही हैं। जबकि शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 11 लोगों के जाने की अनुमति है। तब भी गृह मंत्री अनिल विज ने जिले में लॉकडाउन का पालन सख्ती से लोग नहीं कर रहे। लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों से जब तक की गई, लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। कुछ लोगों ने लॉकडाउन को सही बताया तो कुछ ने गलत। हरियाणा सरकार के ऑक्सीजन की होम डिलीवरी के फैसले का असर अब गांव-गांव तक दिखने लगा है। नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र ने कहा कि मरीजों को घर पर ही 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की होम डिलीवरी दी जा रही है। सूबे सिंह के परिवार की माने तो 2 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक आ गया था, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ऑक्सीजन की होम डिलीवरी के लिए अप्लाई किया और जिला प्रशासन की तरफ से उनके घर पर ऑक्सीजन मुहैया करा दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में वैक्सीन का कार्य शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते पुलिस भी मौके पर बुलाई गई। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण किया गया। करनाल जेल में एक बार फिर कोरोना का बम फूटा। पिछले 2 दिनों में 59 केस सामने आए। पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा कोरोना हवालाती और कैदियों में संक्रमण देखा गया।
देश में वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों में वैक्सीन का पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई केंद्र बंद हैं। पिछले एक दिन में इसी वजह से 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जबकि उससे पहले ये आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया था। दूसरी लहर से पहले देश में हर दिन 30 से 35 लाख लोगों को खुराक दी जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिनों में ही वैक्सीन लेने वालों में करीब 5 लाख लोगों की कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी से इनकार करते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष की आयु वालों का 30 राज्यों में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका अमेरिका अब इस को मात देता नजर आया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब बिना मास्क के घूम सकते हैं। ये नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां अभी टीकाकरण चल रहा है या सरकार ने अभी भी पाबंदी लगा रखी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम हुआ है। यहां तकरीबन सभी वयस्कों को टीके लग चुके हैं। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की है। डीजल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार पहुंच चुका है।